नमस्कार। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम समझेंगे प्रमुख काव्य लक्षणों को। काव्य प्रयोजन के साथ ही काव्य लक्षण की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, काव्य की परिभाषा ही काव्य लक्षण है और संस्कृत के साथ पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने और हिंदी विद्वानों ने भी काव्य लक्षण के उल्लेख करने के प्रयास किए हैं। सबसे पहले जानेंगे हम संस्कृत विद्वानों द्वारा, संस्कृत आचार्यों द्वारा बताए गए काव्य लक्षणों के बारे में। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं आचार्य भामह, राइट। इन्होंने कहा कि शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विता, अर्थात जो रचना शब्दार्थों, शब्द और अर्थ सहित, राइट, शब्द भी हैं और अर्थ भी हैं, जो रचना शब्द और अर्थ के साथ होती है, सहित मतलब साथ होती है, वही काव्य है। अलंकारवादी आचार्य थे आचार्य भामा, राइट, और अलंकारवादी आचार्य होने के कारण ही इन्होंने शब्द अलंकारों और अर्थालंकारों के होने के कारण उन्हें क्या किया है, मतलब अलंकारों के माध्यम से उनमें एक विशिष्ट प्रकार की चमत्कार लाने का या उसमें एक विशिष्ट प्रकार के अर्थ को बताने के लिए ये जाने जाते हैं। तो इनका कहना ही था कि जो रचना शब्द और अर्थ के साथ होती है वही काव्य होती है। ओके, शब्दालंकारों और अर्थालंकारों को काव्य में इन्होंने अभिष्ट माना है। तो इसीलिए अभिष्ट बताने के लिए इसमें साथ ही भाव भी झलकना चाहिए। तो जो रचना शब्दार्थों, शब्द और अर्थ सहित होती है काव्य के अंदर और एक अभिष्ट अर्थ बयां करती है भाव सहित, वही काव्य है। ये आचार्य भामा की परिभाषा है। और आचार्य दंडी देखिए क्या परिभाषा देते हैं काव्य की, कि शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात जो शब्द समूह कवि द्वारा अभिलषित होते हैं, एक सरसता और सुंदरता वाली पदावली से विशिष्ट होते हैं, वही काव्य हैं। ओके, जो शब्द समूह कवि द्वारा अभिलषित सरसता और सुंदर पदावली से विशिष्ट होते हैं, वही काव्य होते हैं। ये कहना रहा आचार्य दंडी का। आचार्य वामन लिखते हैं कि काव्य शब्दों अयंग्य गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो वर्तते। काव्य शब्दों अयंग गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो वर्तते। वामन का कहने का अर्थ है कि जो शब्दार्थ, यानी शब्द और अर्थ यहाँ पे इकट्ठा ही हम पढ़ेंगे, जो शब्दार्थ माधुर्य, प्रसाद आदि गुणों से और अलंकारों से संस्कृत होते हैं, शुद्ध परिमार्जित होते हैं, वे ही काव्य होते हैं। और आचार्य वामन सौंदर्य तत्वों को ज्यादा महत्व देते हैं। ओके, कि जो शब्दार्थ माधुर्य, प्रसाद आदि गुण, आपको पता है ना काव्य के गुण है माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, राइट। तो आचार्य वामन का यहाँ पर कहने का यही अर्थ है कि जो शब्दार्थ माधुर्य, प्रसाद आदि गुणों से युक्त होते हैं, अलंकारों से सुसंस्कृत होते हैं, यानी कि शुद्ध परिमार्जित होते हैं, वे ही काव्य है। और वामन ने सौंदर्य तत्वों को ज्यादा महत्व दिया है। अब हम आचार्य रुद्रट की परिभाषा देखेंगे। इन्होंने कितनी छोटी सी परिभाषा दी है, देखिए, ननु शब्दार्थो काव्यम। आचार्य रुद्रट लिखते हैं कि शब्द और अर्थ के अनुकूल समन्वय को ही काव्य कहा है। इन्होंने शब्दार्थ में चारुता को ज्यादा महत्व दिया है आचार्य रुद्रट ने। ननु शब्दार्थो काव्यम, यानी कि जहां पर शब्द और अर्थ नहीं है वे तो काव्य है ही नहीं। तो इसका विपरीत क्या हुआ कि शब्द और अर्थ के अनुकूल समन्वय को ही काव्य कहा है, यानी कि शब्द और अर्थ का अनुकूल समन्वय ही काव्य है, इसके बिना तो काव्य है ही नहीं। ये आचार्य रुद्रट कहना चाहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा देखिए आचार्य आनंद वर्धन की, कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ठीक है, कौन कहते हैं? आनंद वर्धन। की शब्दार्थ को काव्य का शरीर माना इन्होंने और ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना। ठीक है, आनंद वर्धन ने शब्दार्थ को काव्य का शरीर तथा ध्वनि, यानी कि जो व्यंजना शब्द शक्ति है, उसको उन्होंने काव्य की आत्मा माना। और इस तरह से इन्होंने नई काव्य परंपरा का सूत्रपात किया आनंद वर्धन ने। ठीक है, तो आनंद वर्धन ने कौन सा संप्रदाय चलाया है आप आगे चलकर भी देखेंगे, लेकिन यहां भी इनकी परिभाषा से ये स्पष्ट हो रहा है कि शब्दार्थ काव्य का शरीर है। शब्द और जो अर्थ रहते हैं ना,
आप किसी भी काव्य रचना को पढ़ते हैं तो शब्द तो रहते ही हैं, लेकिन साथ साथ आपको उसका अर्थ भी अच्छे से पता चल रहा है। ठीक है, तो वही शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर कहा तथा ध्वनि को तो ध्वनि संप्रदाय चलाया इन्होंने। ठीक है, ध्वनि व्यंजना शब्द शक्ति को काव्य की आत्मा मानते हुए इन्होंने नई परंपरा का भी सूत्रपात किया है। अब आचार्य कुंतक की बात करें तो आचार्य कुंतक लिखते हैं कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्युद आह्लादकारिणी। यानी कि आचार्य कुंतक क्या कहना चाहते हैं कि काव्य मर्मज्ञों को आह्लाद देने वाली, ठीक है, काव्य मर्मज्ञों को आह्लाद देने वाली और साथ ही वक्र व्यापार से युक्त रचना, सूत्र रूप में व्यवस्थित शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य कहलाते हैं। काव्य को आह्लाद देने वाली सुंदर योजना, ठीक है, व्यवस्थित करने वाली काव्य और उसके अर्थ को, यानी कि शब्द और अर्थ को मिलकर व्यवस्थित शब्द स्वरूप समूह के तौर पर हमारे सामने वक्र व्यापार की दृष्टि से युक्त रचना ही काव्य है। वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक। ओके, तो शब्दार्थों सहित तो आप देख रहे होंगे, एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि शब्दार्थों इनकी शब्द और अर्थ सहित जो रचना रहती है, और थोड़ा थोड़ा उनमें आगे अंतर है, अपने अपने अकॉर्डिंग इन्होंने बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। लेकिन शब्द और अर्थ तो रहने ही चाहिए। कुछ मानते हैं कि उसमें अलंकार चमत्कार भी होना चाहिए, कुछ मानते हैं उनमें वक्रता, यानी कि टेढ़े मेढ़े ढंग से कहने का जो प्रयास किया जाता है जिस रचना के माध्यम से, है ना। तो शब्द और अर्थ का तो महत्व है ही। कुछ मानते हैं कि उनमें गुण भी होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी की रचना होनी चाहिए। तो इस तरह से आप समझने का प्रयास कीजिए। और आगे देखिए आचार्य भोजराज की डेफिनेशन। आचार्य भोजराज लिखते हैं कि निर्दोष, ठीक है, निर्दोष यानी कि बिना किसी दोष के, गुणवत्य काव्य अलंकारे अलंकृतम, निर्दोष बिना किसी दोष के लेकिन गुण के साथ, दोष रहित गुण सहित काव्य में अलंकार से चमत्कृत रचना, रसान्वित कवि कुर्बन कीर्ति प्रीतिम च विदंती। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं भोजराज यहाँ पर कि प्रीति और कीर्ति देने वाली, प्रीति और कीर्ति देने वाली रचना, दोष मुक्त लेकिन गुणों से युक्त और साथ ही अलंकारों से सुशोभित या अलंकृत जो वाक्य समूह होते हैं ना, वही काव्य है। समझे आप भोजराज की डेफिनेशन को कि कीर्ति प्रीतिम च, कीर्ति और प्रीति यानी कि यश देने वाली जो रचना रहती है, ठीक है, कीर्ति और प्रीति से युक्त, दोषों से मुक्त लेकिन गुणों से अलंकृत, गुण युक्त और साथ ही अलंकारों से अलंकृत चमत्कृत वाक्य समूह जो होते हैं ना, वही काव्य हैं। तो ये आचार्य भोजराज का कहना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप मम्मट की परिभाषा कि तद दोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः क्वापि। तद दोषो यानी कि दोष रहित, दोष रहित लेकिन गुण सहित, कभी कभी अलंकारों से रहित भी, मतलब अलंकार नहीं भी होंगे तो भी चल पड़ेगा, शब्दार्थ ही काव्य कहलाते हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं आचार्य मम्मट कि दोष रहित, दोष बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोष होता है मतलब काव्य में जो लिखने में, उसकी रचना करने में जो त्रुटियां रहती है ना, गलतियां होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो दोष रहित लेकिन गुण होने चाहिए, क्वालिटी वाली रचना होनी चाहिए। दोष रहित गुण सहित लेकिन कभी कभी अलंकारों से रहित शब्द और अर्थ ही काव्य कहलाते हैं। ये आचार्य मम्मट कहना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, आचार्य क्षेमेंद्र कहते हैं सद साहित्य आत्मिक लाभ देने वाला साहित्य, अलंकार और विशिष्ट शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य निर्माण करते हैं। ओके, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे आचार्य क्षेमेंद्र। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ यानी कि जो विशिष्ट शब्द और अर्थ रहते हैं, साहित्य सद अलंकृति और साहित्य के गुणों से युक्त रहते हैं, ऐसे शब्दार्थ ही काव्य कहलाते हैं। ये आचार्य क्षेमेंद्र की यहाँ पर परिभाषा है, ये कहना चाहते हैं।
नेक्स्ट परिभाषा देखिए यहाँ पर हेमचंद्र जी की। हेमचंद्र जी लिखते हैं कि अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। अदोषो यानी कि दोष से रहित, दोष तो होने ही नहीं चाहिए। सगुणों लेकिन गुणों से सहित, गुण युक्त रचना, गुण होने चाहिए। सालंकारो साथ में अलंकार से अलंकृत भी होनी चाहिए। च और शब्दार्थो शब्द और अर्थ भी होने चाहिए। तो जो रचना दोष रहित है, गुणों से युक्त है, अलंकार से चमकृत है, अलंकृत है, ऐसी रचना या ऐसे शब्दार्थ ही काव्य हैं। ये आचार्य हेमचंद्र की परिभाषा है और इस परिभाषा में आप आचार्य मम्मट का प्रभाव देख सकते हैं, बखूबी देख सकते हैं हेमचंद्र के अंदर, राइट। क्योंकि आचार्य मम्मट की परिभाषा भी तो यही कहना चाहती थी कि ऐसी रचना जो गुण सहित हो, दोषों से रहित हो, वैसी वही काव्य है। तो यहाँ पर हेमचंद्र भी यही कहना चाहते हैं कि गुणों से हित, गुणों से सुशोभित, गुण युक्त रचना और दोष रहित रचना और साथ ही अलंकारों से अलंकृत रचना ही क्या है, काव्य है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए जयदेव जी की। जयदेव लिखते हैं कि निर्दोषा, यहाँ भी इन्होंने दोषों को नहीं माना है। देखिए दोष तो होने ही नहीं चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत त्रुटि अक्सर रह ही जाती है ना रचनाओं में, लेकिन ये मानते हैं, आचार्य हैं, विद्वान पुरुष हैं ये सभी, संस्कृत के महान आचार्य, तो ये मानते हैं कि निर्दोष, बिल्कुल बिल्कुल दोषों से रहित, निर्दोष होनी चाहिए, लक्षणवती, ठीक है, लक्षणों से युक्त होनी चाहिए। सरितिर गुण भूषणा, गुणों से युक्त यानी कि भूषणा यानी कि सुशोभित, है ना, गुणों से सुशोभित जो रचना होती है। सालंकार रसायनिक वृतिर्वाक काव्य नाम वाक, ठीक है, निर्दोषा लक्षणवती सरितिर गुण भूषणा सालंकार रसायनिक वृतिर्वाक काव्य नाम वाक। यानी कि आचार्य जयदेव जी लिखते हैं कि निर्दोष लक्षणों से युक्त, गुण अलंकार रीति, गुण अलंकार रस और वृत्ति से संपन्न रचना ही काव्य है। यहाँ पर आप एक इनका नवीन यानी कि नया दृष्टिकोण देख सकते हैं, जो मौलिकता का अभाव यहाँ पर हमें बताता है, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या माना आचार्य जयदेव जी ने कि देखिए एक तो निर्दोष लक्षणों से युक्त होनी चाहिए, लेकिन गुण और अलंकारों से चमत्कृत होनी चाहिए, अलंकार भी होनी चाहिए, उसमें रस और वृत्ति से संपन्न भी होनी चाहिए वह रचना, तो ऐसी रचना ही काव्य है, ठीक है। गुण होने चाहिए, रस भी होना चाहिए, उसमें वृत्ति भी होनी चाहिए, लक्षण लेकिन निर्दोष, बिना किसी दोष के होनी चाहिए, तो ऐसी रचना ही काव्य है। आगे देखिए आचार्य विश्वनाथ क्या लिखते हैं कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो विश्वनाथ लिखते हैं कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। यह परिभाषा बड़ी प्रसिद्ध हुई है इनकी, काफी व्यापक है, जो भाव पक्ष और कला पक्ष का समन्वय हमें यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है इसमें, है ना, भाव पक्ष और कला पक्ष का समन्वय दिखता है हमें यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा में कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। यानी कि रसों से युक्त ऐसी रचना जिससे पढ़कर श्रोता, मतलब सुनकर या पाठक जो पढ़ते हैं, पाठकों और श्रोताओं के मन में रस की उत्पत्ति हो, तो रसों से युक्त रचना ही काव्य है। विश्वनाथ यहाँ पर ये लिखते हैं। और विद्याधर देखिए क्या लिखते हैं कि शब्दार्थों वपुरस्य शब्दार्थ पुस्ताक्त काव्यम। यानी कि विद्याधर जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि शब्द और अर्थ से समन्वित शब्दार्थ शरीर को धारण करने वाला काव्य है। शब्द और अर्थ से युक्त होनी चाहिए, समन्वित, इन दोनों का जो समन्वय रूप है शब्द और अर्थ का, तो और इन्होंने क्या किया है, शरीर को धारण किया है शब्दार्थ के तौर पर, तो ऐसा ही शब्द और अर्थ को अपने शरीर पे धारण करने वाली रचना ही काव्य है, विद्याधर ये कहना चाहते हैं। और आचार्य जगन्नाथ की परिभाषा देखिए जो बड़ी प्रसिद्ध है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादित करने वाला शब्द समूह ही काव्य है। रमणीय मतलब एक सुंदर सुंदर अर्थ सहित जो रचना होती है, शब्द और अर्थों की
से युक्त रचना है ना, जो जिसका हमें रमणीय स्वरूप देखने को मिलता है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादित करने वाले शब्द समूह ही काव्य हैं। और यह परिभाषा भी बड़ी व्यापक और बड़ी प्रसिद्ध रही है आचार्य जगन्नाथ जी की। यहाँ पर अर्थ की रमणीयता हमें दिखती है। ठीक है, अर्थ की रमणीयता के साथ ही शब्द प्रयोग से भी काव्य के सौंदर्य के साथ साथ अनेक ललित कलाओं का सौंदर्य भी परिलक्षित होता है इस परिभाषा में। शब्द और अर्थ का तो होता ही, लेकिन इसके साथ भी रमणीय अर्थ मतलब अनेक ललित कलाओं का सौंदर्य भी दिखता है। और यहाँ भी भाव पक्ष और कला पक्ष तथा साथ ही जो समन्वय है इन दोनों का, भाव पक्ष और कला पक्ष का, वह बड़ी सुंदर तरीके से दृष्टिगोचर होता है, यहाँ पर दिखता है इन परिभाषाओं में। तो ये थी संस्कृत आचार्यों के द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाएं। ठीक है, और ये परिभाषाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं और अक्सर पूछी भी जाती हैं, आपने याद रखना है। ओके, आगे देखेंगे हम हिंदी विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य के लक्षण क्या क्या रहे, महत्वपूर्ण परिभाषा को यहाँ पर देखेंगे। जैसे बालकृष्ण भट्ट जी क्या लिखते हैं कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या है? जनसमूह, यानी कि व्यक्तियों का जो समूह रहता है, सभी व्यक्तियों से संबंधित है ना, उनके हृदय का विकास है। और इसी तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग अपनी स्क्रीन पे इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ओके, तो आप देख लेना उसको। नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे हम, आचार्य महावीर प्रसाद जी की यह परिभाषा है। देखिए, 2-3 परिभाषा इन्होंने लिखी है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता के संबंध में दी है और ये साहित्य के संबंध में दी है। साहित्य के संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि ज्ञान राशि की संचित कोश का नाम साहित्य है, और कविता के संबंध में लिखा कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता प्रभावशाली रचना होती है जो पाठक या श्रोता के मन पे आनंदमयी प्रभाव डालती है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर कहना चाहते हैं। और आगे भी लिखते हैं कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं। जो हमारे मन के भाव होते हैं ना, वो शब्दों का रूप धारण करते हैं और फिर वैसे ही कविता बन जाती है, चाहे वो पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। राइट, मतलब जब कोई लेखक लिखता है ना, तो उसके मन में जो भाव उमड़ते हैं वही फिर शब्दों का रूप धारण कर लेते हैं। और जो शब्दों के माध्यम से जिस रचना को या कविता को सजाया जाता है, तो फिर उसका अर्थ भी हमें स्पष्ट होता है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यहाँ पर कहने का अभिप्राय था। राइट, अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट परिभाषा आचार्य शुक्ल की। देखिए कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। और इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। और आचार्य शुक्ल की यह परिभाषा बड़ी प्रसिद्ध भी है, पूछी भी जाती है। राइट, तो आचार्य शुक्ल ने काव्य लक्षण में यह परिभाषा मानी है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और नेक्स्ट परिभाषा भी देखिए आचार्य शुक्ल की कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूति का संचार होता है। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है, आचार्य शुक्ल लिखते हैं। नेक्स्ट परिभाषा देखिए महात्मा गांधी की, साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। देखिए कितनी सुंदर परिभाषा लिखी है महात्मा गांधी जी ने, है ना, कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी अच्छे से समझ सके, यानी कि पढ़ा लिखा भी समझ सके, यानी कि सामान्य से सामान्य आदमी भी जिस साहित्य में अपने स्वरूप को देखे, जिसमें एक पढ़े लिखे से लेकर एक अनपढ़ व्यक्ति तक का, यानी कि सभी का हित छुपा होना, वही साहित्य होता है। प्रेमचंद जी लिखते हैं कि जिस साहित्य में हमारी रुचि न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हमें गति और शांति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो और न ही सच्ची दृढ़ता उत्पन्न हो, वह आज
हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। तो प्रेमचंद जी का ये मानना है, आप समझ रहे होंगे, बहुत आसान से लिखी हुई आसान सी डेफिनेशन है यहाँ। यानी कि साहित्य ऐसा होनी चाहिए जिसको पढ़ने में हमारी रुचि जगे, है ना, हमें आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिले, तृप्ति मिले, हमारे अंदर गति पैदा हो, है ना, हलचल पैदा हो। ऐसा ना हो कि हमारे अंदर स्थिरता आ जाए, हमारे अंदर कोई भी भाव न पनपे, सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, सौंदर्य प्रेम भी जागृत होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का साहित्य होना चाहिए। और नेक्स्ट भी प्रेमचंद जी की बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा है कि साहित्य जीवन की आलोचना है, एक तरह से देखा जाए तो। डॉक्टर गुलाब राय लिखते हैं कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु व्यक्तिगत संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेरितता जो प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति होती है ना, वही साहित्य। और जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं होता, मतलब आत्मिक संबंध होता है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी सुमित्रा नंदन पंत जी की परिभाषा देख लीजिए, कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इन्होंने इस डेफिनेशन में पूरे साहित्य की परिभाषा को पिरो दिया है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाए। कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कभी बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। तो काव्य रचना का इतना प्रभाव होना चाहिए, इतनी प्रभावशाली रचना होती है कि कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर बिना कांटा चुभाए कोई कवि अपने काव्य के माध्यम से पीड़ा की अनुभूति कराए ना, वही काव्य है, वही कविता है। महादेवी वर्मा जी ने इतनी अच्छी डेफिनेशन दी है। नंदुलारे बाजपेयी जी क्या लिखते हैं कि काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना की सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहा है, नंदुलारे बाजपेयी जी ने। आगे देखिए अब आप, और जो डेफिनेशन है यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर नगेंद्र की ही परिभाषा देखिए कि रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदों में विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ये भी लिखते हैं कि काव्य आत्मा अभिव्यक्ति है। आगे लिखते हैं कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। ठीक है, कविता सबसे पहले है और अंत में उसके शब्द हैं। फिर धूमिल लिखते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रही हैं काव्य के संबंध में इन हिंदी विद्वानों की, हिंदी राइटरों की। अब कुछ परिभाषाएं पाश्चात्य विद्वानों की भी देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर कि पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर ऑफ पैथेटिक एंड न्यूमेरस स्पीच। यानी कि ये कहना चाहते हैं कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। ठीक है, ये कहना चाहते हैं आपके जॉन ड्राइडन जो हैं। पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर ऑफ पैथेटिक एंड न्यूमेरस स्पीच। कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से ही प्रकृति का अनुकरण है, एक तरह से। ओके, और वर्ड्सवर्थ की परिभाषा देखिए, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। यानी कि कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उछलन है। किसी कवि के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, है ना, किसी भी चीज को देखकर, चाहे वो प्रकृति की सुंदरता को देखकर या किसी भी अंग को ले लीजिए आप, तो जब उसके अंदर वो भाव बड़ी सहजता के साथ उछलित होते हैं, तो उन भावों को जब वो कविता के सारे शब्दों के सहारे किसी अपनी लेखनी के जरिए, अपनी कलम के जरिए एक कोरे पन्ने पर उतारता है ना, तो फिर उनको पढ़कर भी जो श्रोता लोग होते हैं उनके भावों में, उनके मन में भी वही भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ ने बड़ी सिंपल सी परिभाषा में इतना कुछ कह डाला है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कॉलेज की परिभाषा देखिए कि पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। ठीक है, पोइट्री क्या है? इज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। आगे देखिए
नेक्स्ट पीवी शैली जी क्या लिखते हैं कि पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। जिसका माइंड खुश होगा ना, हैप्पी होगा ना, उसके अंदर लिखने की कला स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो लिखते हैं पीवी शैली जी कि कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है। पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। और पीवी शैली जी का एक और देखिए यहाँ पर कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। वाह, कि हमारे सबसे मधुर गीत वही हैं जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एडगर एलन पो की परिभाषा देखिए कि पोइट्री इज अ रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। वाह, कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। बड़ी सुंदर सुंदर डेफिनेशंस दी हैं। मैथ्यू अर्नल्ड लिखते हैं कि पोइट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। जैसी परिभाषा मुंशी प्रेमचंद जी ने भी लिखी है ना, मुंशी प्रेमचंद जी की परिभाषा देखी ना आपने कि कविता क्या है, साहित्य मतलब साहित्य या कविता क्या है, जीवन की आलोचना है। तो उसी तरह से मैथ्यू अर्नल्ड भी लिखते हैं कि पोइट्री इज एट बॉटम क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। काव्य और साहित्य में क्या डिफरेंस है ये तो आप अच्छे से समझते ही होंगे, है ना। गद्य पद्य में काव्य शास्त्र साहित्य शास्त्र एक ही बात है। ठीक है, तो उसमें उसको आपने सिर्फ कविता को ही नहीं ले लेना है, क्योंकि काव्य के अंदर तो कविता ही आती है और साहित्य के अंदर हमारे अंदर मतलब ये सभी तरह की रचनाएं आ जाती हैं, कहानी, निबंध, आलोचना, जो भी है सब कुछ, है ना। उपन्यास, विधा वगैरह ये सब आ जाते हैं साहित्य के अंतर्गत, मतलब गद्य के अंतर्गत। तो गद्य पद्य का मिश्रित रूप स्वरूप, यानी कि ये काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र एक ही है। तो इन दोनों के संबंध में यह परिभाषा है। मैथ्यू आर्नल्ड लिखते हैं कि पोइट्री इज अ बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कुछ एक स्थानों पर इस तरह के विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, तो ये थी काव्य लक्षण के संबंध में, काव्य के संबंध में विभिन्न विद्वानों की, संस्कृत विद्वानों, संस्कृताचार्यों की, हिंदी विद्वानों की यानी कि हिंदी राइटरों की और पाश्चात्य राइटरों की डेफिनेशंस, उनके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम काव्य हेतु को समझेंगे कि काव्य के हेतु क्या होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं जो काव्य रचना के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हेतु होता है कारण। तो चलिए दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं काव्य हेतु के साथ।